नाजरीन आदाब। दोस्तों, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। प्रोग्राम नज़रियात में मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, प्रोग्राम नज़रियात में हर हफ्ते हम पॉलिटिकल इशूज़, सोशल इशूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मामलात हो रहे हैं उसका तजज़िया किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए। और इस एनालिसिस को करते वक्त हमको ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की, और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम में उमूमन स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, सोशल एनालिस्ट को या फिर रिलीजियस लीडर्स के साथ साथ और पर्टिकुलर फील्ड से जो जुड़े होते हैं वो एक्सपर्ट्स को मदऊ करते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम नज़रियात में हम किसी पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी पे तो बात नहीं करेंगे। तेलंगाना स्टेट में अनकरीब यानी अभी 2 दिन के बाद 25 तारीख को, मार्च की 25 तारीख 2015 से एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम्स को लेकर के कुछ बच्चे परेशान हैं कि क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तेलंगाना स्टेट में ख़ास करके, और फिर अब जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न भी कुछ चेंज हो गया है। इसके मार्क्स किस तरीके से होंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली आज का हमारा उन्वान होगा एसएससी 2015 एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक एक्सपर्ट को, जो एग्ज़ाम एक्सपर्ट भी हैं, इसके साथ साथ आप हिंदी एक्सपर्ट भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहीन आरा साहिबा की। शाहीन आरा साहिबा का ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, लेकिन आप काफ़ी ज़माने से हैदराबाद दक्कन में मुकीम हैं और कई एक स्कूल्स में आपने बहैसियत हिंदी टीचर काम किया है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम एक्सपर्ट भी हैं। फ़िलहाल आप सुल्तानुल उलूम स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में शमीम आरा साहिबा का हम शाहीन आरा का हम जो है खैर मकदम करते चले। पहले माजरत खाई कर लेता हूँ मैं आपके नाम का। शाहीन आरा नाम है आपका। हम आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में, और हम ज़रूर आज के इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और मालूमात आपसे हासिल करेंगे। दोस्तों, बेहद माजरत खाई, मैंने नाम में गड़बड़ की। शाहीन आरा साहिबा जो है हमारे साथ आज एग्ज़ाम और हिंदी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो एसएससी में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस पर गुफ्तगू करेंगी। हिंदी के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इस पर भी आप गुफ्तगू करेंगी। सबसे पहला सवाल मैं शाहीन आरा साहिबा से करना चाहूँगा कि जो तेलंगाना स्टेट में सबसे पहले सिलेबस चेंज किया गया है इस साल, इस सिलेबस को चेंज करने का तेलंगाना गवर्नमेंट का या फिर जो एजुकेशनिस्ट है उनका क्या मकसद था? मैं सरसरी तौर पर उनसे दरख्वास्त करता हूँ इस पर रोशनी डालते चलें। जी, सिलेबस चेंज करने का ख़ास मकसद यही था कि जो स्टडी है उसमें स्टडीज़ में ज़रा डिटेल स्टडी दी जाएगी और लॉजिकली क्वेश्चंस उसके ऊपर से तैयार किए जाएंगे। क्योंकि हमको ऐसा होता है, हम लेसन पढ़ लेते हैं या जो भी चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स हम जैसे के वैसे ही कॉपी करके रख लेते लिखते थे। लेकिन अब जो नया सिलेबस है वो सिलेबस में बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसका दिमाग उसे लगाना पड़ता है कि उसको रीडर के साथ साथ, रीडर में जो कुछ भी नॉलेज है उसके साथ साथ उसको सोसाइटी में वो जहाँ पर आज आसपास रहता है उसका एनवायरनमेंट, उसके हिसाब को उसको एक्सपीरियंस लेकर वो आंसर को बढ़ाने की या लिखने की और बढ़ाने की कोशिश करता है। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर अब रटना नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड जो सिलेबस है इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में किया गया है। दोस्तों, हम गुफ्तगू कर रहे हैं एसएससी 2015 एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के ताल्लुक़ से। ये प्रोग्राम रास्त चलेगा 10:30 बजे तक। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात भी नज़र आ रहे होंगे। इस एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट आपको इस पर ज़रूर अपना ओपिनियन देंगी। मैम, मैं जैसा एग्ज़ाम्स के बारे में आपसे पूछ रहा था कि एग्ज़ाम्स 25 से ही है, 25 मार्च से एग्ज़ाम्स 26 ऑफ दिस मार्च। तो ये एग्ज़ाम्स का जो प्रिपरेशन, इसका जो सेटअप हो रहा है पेपर का, तो इसमें मार्क्स में कुछ क्या, जैसा सिलेबस चेंज किया गया तो मार्क्स में कोई बढ़ना या कम है क्या है? हाँ, बिल्कुल।
मास पहले प्रोजेक्ट नहीं वर्क नहीं हुआ करता था, अब क्लास में 10th क्लास के लिए स्पेशली 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं जो स्कूल में दिए जाते हैं। जी। स्कूल में असाइनमेंट लेते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह, उसके हिसाब से उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट वगैरह तो ये उसमें पहले divide नहीं करके- था? पहले नहीं था। तो ये प्रोजेक्ट मार्क्स वर्क ऐड नहीं होते थे, जी। फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं होते थे, लेकिन अब ये मार्क्स फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐड होने वाले हैं 20 मार्क्स। और 80 मार्क्स के पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 40 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स जो स्कूल में उनका असेसमेंट होगा उसके मार्क्स रहेंगे। इस तरह से 100 मार्क का पेपर रहेगा। और उम्मूमन जो पिछले साल हुआ करता था वो 50-50 मार्क्स के 2 जी, पेपर्स 50-50 मार्क्स का हुआ करता था और मार्क्स पूरे बोर्ड की तरफ से ही आते थे। अब ये जो 20 मार्क्स का असाइनमेंट दिया गया है, आप क्या सोचती है ये किस वजह से रखा गया होगा? ये अदर एक्टिविटीज़, बच्चे स्कूल में भी कुछ एक्टिविटी करना, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क उनको दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क में उनको जो टॉपिक दिया जाता है, तो टॉपिक में जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है वो टॉपिक में वो लोग किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से एंड कर रहे हैं, और वो टॉपिक कंप्लीट करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। वो पूरा उनको वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद नीचे उनको डिटेल देना है। उसके साथ साथ अगर बच्चे हैं तो अगर कुछ चाह रहे हैं और भी कुछ अपनी मर्जी से ऐड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं वगैरह, इस तरह से वो लिखकर फिर बच्चों को किस तरह से काम पर लगाया जाता है, ज़बरदस्ती बाल मजदूरी जिसको कहते हैं, लगाया जाता है। और उसके अलावा कुछ तो बच्चे तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर इतने बच्चे पकड़े गए, वहाँ पर इतने बच्चे पकड़े गए। तो अभी हमने देखा है कि हमारे पास प्रोजेक्ट लिखने के बाद बच्चों ने वो न्यूज़ भी उसमें डाली है, तो इससे बच्चों क्यूरियोसिटी बच्चों में बढ़ रही है, खुद वो सोच रहा है, क्रिएटिव बन रहा है। तो ये 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट रखा गया, ये भी एक उनको ट्रेन करने के लिए, उनमें रीडिंग राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी आ गई है। जी जी। मैडम ये बताते चलें कि ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आप जैसे बता रही हैं कि साइंस हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो, तो इसमें एक प्रोजेक्ट किस तरीके से किया जाएगा ये तो हम जान सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह करेंगे, लेकिन तेलुगु है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट्स में किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि टाइटल बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे किस वजह से मजदूरी करने के लिए, अनुमान दे दिया जाएगा, उस पर उनको लिखना है। हाँ, तो बच्चे किस मजबूरी से काम पर जा रहे हैं, उनके खानदानी प्रॉब्लम क्या है, कि माँ बाप है तो कमाते हैं मगर उतना उनको सफिशेंट नहीं होता है पैसा, हाँ, घर में तो, या फिर बच्चे इसलिए काम पे जा रहे हैं कि उनके घर में माँ या बाप कमाने वाले नहीं है, या बीमार है, या ज़बरदस्ती उनको काम पे लगाया जा रहा है। तो इस तरह से, इस तरीके से टॉपिक तेलुगु हो या जो लैंग्वेजेस है उसमें इस किस्म के या फिर कोई भी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर दिया जाता है। ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स पे भी वो लोग बहुत सारे पेपर क्या कहते हैं इसको जी, उनके मुतालिक डिटेल लिखकर उनके तो फोटो स्पेस करना। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक नया इंट्रोडक्शन खासकर तेलंगाना स्टेट में रखा गया, 2015 से ये शुरू हुआ है कि 20 मार्क्स का असाइनमेंट रखा गया है, जिसमें जैसा शाहीन आरा साहिबा ने फरमाया है कि अगर लैंग्वेजेस हो तो उसमें कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर मजमून की तरह लिखा जाता है, और फिर साइंस वगैरह के तो वहाँ पे लेबोरेटरीज वगैरह में उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। इस असाइनमेंट को देने से मैं शाहीन आरा साहिबा से जानना चाहूँगा, इस असाइनमेंट को देने के बाद आप क्या महसूस कर रही हैं कि बच्चों में किस तरीके का रुझान क्या कुछ बढ़ा है, इस चीज़ को लेकर कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है, आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों का मतलब बाहर की दुनिया को जानने का उनको ज़्यादा मौका मिला है, किताबों के साथ साथ उनको बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है जी। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया और उसके बारे में समझाया गया तो बच्चे खुद कह देते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल जो न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा था बच्चे खुद बताते हैं, तो उनको भी अब जनरल नॉलेज हासिल करने की ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। जी, तो ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है। दूसरे हिंदुस्तान की रियासतों में इस किस्म के ऑलरेडी CBSE वगैरह में इन चीज़ों को ऑलरेडी रखा गया था, लेकिन अब स्टेट लेवल पर भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। ऑलरेडी कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये सिस्टम पिछले कई सालों से चल रहा है। जी जी। आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से भी है, आप क्या अगर आप डिफरेंस कुछ महसूस करती हैं कि स्टेट्स में जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं मुतमईन बख्श हैं, या इसमें और कुछ चेंजेस ला सकते हैं? आपका कुछ इस पर जनरल
व्यू हम हासिल करना चाहेंगे? नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस अच्छा ही है, जी। सेटिस्फाइड है, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड है और टीचर्स भी सेटिस्फाइड है। टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इस चीज़ को पढ़ाने बिल्कुल के लिए। लॉजिकली क्वेश्चन हो जा रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, लेकिन अब बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी जनरल स्टडी थोड़ी बहुत करना पड़ रहा है और ये टीचर्स के लिए भी अच्छी बात है। बिल्कुल। इस चीज़ों को जैसा न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ तो टीचर्स की भी क्या ट्रेनिंग की गई गवर्नमेंट की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और वो लोग भी है तो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में जाकर ट्रेनिंग दिए हैं टीचर्स। ठीक है। दोस्तों, जैसा हम गुफ्तगू कर रहे हैं एसएससी 2015 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में, जैसा मैम ने बताया है कि 35 मार्क्स ही के आपको पासिंग मार्क्स रहेंगे वहाँ पर, लेकिन 20 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट के होंगे, उसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने होंगे। 40 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, उसमें से फिर से एक बार आप दोहराते चलें कि 40 मार्क्स में से कितने मिनिमम मार्क्स लेने होंगे? 40 मार्क्स के 2 पेपर रहेंगे, दोनों में आपको 40 लेना है और 14 लेना है, 40 में से 14 लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चा फर्स्ट पेपर में तो 12 मार्क्स लेता है, 10 मार्क्स लेता है और सेकंड पेपर में ज्यादा लेता है। फर्स्ट पेपर लिखकर बच्चा बहुत घबरा जाता है कि मुझे तो इसमें 10 ही आ सकते, 8 ही आ सकते, 12 भी आ सकते। तो मैं ये चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट घबराए नहीं जी। और दूसरे दिन के पेपर के लिए वो तैयार हो जाए। और मुझे आज का पेपर बहुत मुश्किल गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आज के जो उसके मार्क्स का लॉस हो रहा है वो उसे दूसरे दिन हासिल करने की कोशिश करे। अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर 40 में एक पेपर में 14 ही लाना जरूरी? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों मिलाकर 28 आना है। लेकिन 28 बोले तो बच्चों को ऐसा रहता है कि 28 मार्क्स होना, तो 28 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखकर छोड़ देते हैं, वो टोटल मार्क्स का कर लेते कि हमने इधर 14 का किया, इधर 14 का किया, लेकिन वैसा नहीं होता है। उसमें 14 में से जरूरी नहीं है कि बच्चे को पूरे 14 ही मार्क्स मिले, तो उसमें से जनरली मार्क्स तो कटते ही, हाफ मार्क कटता है, 1 मार्क कटता है। अगर वो अच्छा नहीं लिखेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा या 1 हाफ भी मिलता है, तो उसे जरा ज्यादा मार्क्स का लिखना चाहिए कि जैसे कि 14 मार्क्स का अगर वो नहीं, वो तो अटेम्प्ट तो पूरा करना ही है। मैंने सवाल इसलिए किया था कि कम से कम कितने मार्क्स लेने चाहिए उस पर। 28 मार्क्स तो उसको आना ही चाहिए आउट ऑफ 80। हाँ, आउट ऑफ 80, और उसे 8 मार्क्स है तो उनके प्रोजेक्ट में से ले लेंगे, तो 8 भी मिलते हैं, 10 भी मिलते हैं, तो इस तरह से 35 पास होते हैं या 35 होते हैं। जी। तो 40 पेपर का मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से 14 मार्क्स आपको लेने हैं मिनिमम। इसी तरीके से दूसरा पेपर भी होगा 40 मार्क्स का, तो 14 वहाँ पर भी लेने हैं, तो 28 इस तरीके से हो जाएंगे। और प्रोजेक्ट के जो 20 मार्क्स हैं उसमें से मैडम ये तो स्कूल वालों को दे दिया गया है 20 मार्क्स, तो क्या 20 के 20 मिल रहे हैं बच्चों को? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, 20 के 20 नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चों का IQ अलग अलग रहता है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई मीडियम एवरेज होते हैं और बिल्कुल कोई लो होते हैं। तो अगर वो लिख भी देता है पूरा 20 मार्क्स का, तो उसमें उनके रीडिंग राइटिंग भी देखते हैं, उनका क्लास बिहेवियर भी देखते हैं, तो उसे पूरे 20 मार्क्स तो नहीं आते, 18 भी नहीं आते। जनरली बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है तो उसे 18 तक आते हैं, ठीक, वरना 12, 13, 14 जी। अगर 12, 13, 14 भी ला लें और यहाँ पर 28 मार्क्स ला लें तो फिर कम से कम वो पास तो हो जाए। हाँ, पास हो जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की नहीं है। बच्चे पैनिक हो जाते हैं, घबराते, डर जाते हैं कि अब कैसा होगा कैसा होगा, तो मैं तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगी। सबसे पहले वो इसलिए ज्यादा डर रहे हैं कि जो नया सिलेबस है और पैटर्न भी नया है, जो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या घबराना जरूरी है या क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है घबराना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेसन जब पढ़ाया जा रहा है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, लेसन जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते उनको जनरल नॉलेज भी दिया जा रहा है। आपको आंसर्स लिखते समय जरूरी नहीं है कि आप जैसे भी आपके पास बुक में जैसे वैसे ही कॉपी करे, वही तो लफ्जों का इस्तेमाल करे, वही सेंटेंस का इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है। कभी हार्ड सेंटेंस होते हैं, कभी लैंग्वेज हार्ड होती है, तो उसको आसानी से आपके कहने का मकसद, क्वेश्चन का जो मकसद है वो आपके वर्ड्स में से अगर पूरा होता है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। अभी ये भी कहा गया है कि जैसा पिछले साल जो है डिटो सवालात आते थे, इस किस्म के नहीं आएंगे, तो कुछ घुमा फिरा कर सवाल किया जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो इसमें बच्चे क्या लिखें और क्या ना लिखें, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 या 3 बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको आपके क्लास के सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल जरूर याद आएंगे।
और वो बेशक। एग्जाम्पल याद आने के बाद आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए। आप तो क्लास को याद कीजिए, अपने टीचर को याद कीजिए, टीचर की आवाज़ को याद कीजिए। और आपको ज़रूर ऐसा होता है नफसियाती तौर पे बच्चों को ज़रूर ऐसा होता है कि अरे टीचर ने उस दिन इसके बारे में इस तरह से कहा था, और वो ज़रूर वो बच्चे आंसर लिख सकते हैं। बेशक। बहुत ही बेहतरीन बात शाहीन आरा मैम ने बताई है कि जब सवाल पढ़ लें तो उसके बाद आपको अगर आप याद करें तो बेशक आपके टीचर की आवाज़ आपको कानों में गूंजेगी, और जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दी थी या दिए थे वो आपको याद आ जाएंगे, और फिर उसको आप लेकर के जो भी आपको आता है अटेम्प्ट ज़रूर करें। ये 2015 में जो नया पैटर्न रखा गया है आपके एग्ज़ाम पेपर का, उसमें यही गवर्नमेंट चाहती है कि आपको जो आता है वो लिखें। यहाँ तक भी गुंजाइश दी गई है कि गलत भी आता है तो वो भी एटलीस्ट लिख दे, तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। मेरा अगला सवाल शाहीन आरा साहिबा से ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप, अब बिल्कुल कम वक्त रह गया है तैयारी के लिए, तैयारी तो बहुत पहले से करनी थी, लेकिन फिर भी अब इन दिनों में क्या कुछ बच्चों को करना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालते चले। अब तो बिल्कुल 3 डेज बाकी है, तो मैं तो ये चाहूँगी बच्चे क्या एक आंसर को रटते ना बैठे। एक आंसर रटेंगे तो कभी नहीं रटा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रटते चले आते हैं, तो आप इस वक्त सिर्फ आपकी बुक्स आप सामने निकालिए, निकाल कर आप जो पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़िए कि आप खुद ही उसका क्वेश्चन बना लीजिए। एक छोटा सा एक पैराग्राफ में आंसर है तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना लीजिए और खुद ही उसको समझ लें, यानी अपनी टीचर आप ही बन जाइए। और उस तरह से अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मेरे ख्याल से 3 डेज बोले तो आपको एक दिन का एक ही रिवीजन आप कर सकते हैं। जी जी। तो एक ही रिवीजन में आपको खत्म करना है। आप इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आप तो एक अगर बैठेंगे तो आपके 3 डेज उसमें चले जाएंगे। जी। तो कोई भी एक चैप्टर हो या लेसन हो, उसका क्या मकसद है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लेसन से पहले ही स्टार्ट होने के बाद प्रेजेंटेशन रहता है, पॉइंट्स दिए हुए होते, तो मेन पॉइंट्स में कि हमको इसमें क्या पढ़ना है ये लेसन में, तो पॉइंट्स को ध्यान रख लिए और डेफिनेशंस जो है डेफिनेशन समझ लिए, तो आगे के एग्जांपल्स भी 2 एग्जांपल समझने के बाद बच्चे को आंसर्स आ जाता है। इसके अलावा मेंटली उनको किस तरीके से फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड होना है इस एग्जाम के लिए? अभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो कल एग्ज़ाम है तो आज हम ज़रूर फंक्शन में जाते हैं। तो सबसे बड़ी कुर्बानी ये देना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि हम कल का फंक्शन ना अटेंड करें। जी। अगर हम बच्चे को छोड़कर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े ही, घर में कोई दूसरे काम में भी लग सकता है। और जाने से पहले अगर जाते भी है तो जाने से पहले उसका खाने पीने का इंतज़ाम, उसने खाया या नहीं खाया है, उसको खिलाकर पिलाकर उसे बिठाकर जाए, और जाते हैं तो जल्द से जल्द आ जाए। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं बच्चों को भी लेकर जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उनकी स्टडी पूरी रहती है, लेकिन दूसरे दिन उनका दिमागी तौर पर उनको स्ट्रेस रहता है और भूल जाते हैं, ऑन द स्पॉट भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों का खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में उनको हेवी डाइट नहीं देना चाहिए कि जैसे कि आप अच्छा खाना दो तो कहते हैं कि बिरयानी दो, मुर्ग दो, तो इस तरह से नहीं देना चाहिए। ऐसा खाना देना, डाइट ऐसी होना चाहिए जो जल्दी हजम हो जाए बच्चों जी जी। वेजिटेबल्स है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए जी। इस तरह के अगर घर का माहौल माँ बाप को किस तरीके से बनाना चाहिए इन हालात में? हाँ, आज कल हम देखने में आ रहे हैं कि कंपटीशन का दौर है। जनरली जेंट्स तो ज़्यादा कंपटीशन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और उसका असर ज़रूर घर पर पड़ता है, क्योंकि घर के दूसरे काम जो हेड ऑफ द फैमिली को करना होता है वो रुक जाते हैं, तो उस चीज़ पे अक्सर घर में बहस हो जाती है। तो वैसे बहस को एग्ज़ाम के दिनों में या स्टडीज़ डे 1 महीना पहले से, प्री फाइनल के पहले से ही ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोनों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ये बच्चे के एग्ज़ाम, वैसा देखा जाए तो ये बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम है, लेकिन बच्चे के कैरियर को स्टार्ट करने वाला यही एग्ज़ाम है, और अगर यहाँ पर थोड़ा भी अगर बच्चा डगमगा जाता है तो बच्चे का कैरियर भी यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा सुकून, खामोशी या पीस बनाकर रखना चाहिए बच्चों को। दबे अल्फाज में मैम ने फरमाया है कि घर में लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, अगर खुदा न खास्ता आपस में कुछ इख्तलाफात भी हों तो इन एग्ज़ाम्स के हद तक उनको बर्दाश्त करना चाहिए। जैसा मैम ने एक बेहतरीन चीज़ बताई है कि यही उसकी ज़िंदगी का अहम मोड़ है, जहाँ पर अगर वो खुदा न खास्ता
सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर फ्यूचर उसका बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार वो कामयाब हो गया तो उमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में 10th पास करते हैं उनका करियर ऑलवेज सक्सेसफुल जाता है। और जिन बच्चों का 10th में पहली मर्तबा में अगर उनका जो है वो फेल हो जाते हैं तो उमूमन ये बच्चों के जो करियर है वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल नज़र आता है। इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा। अब वक्त हो चला है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं SSC 2015 के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पर। ये प्रोग्राम रास चल रहा है। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। जो नाजरीन हमसे अभी जुड़े हैं SSC के मुतालिक कोई आप एग्ज़ाम्स के मुतालिक तेलंगाना स्टेट में जो होने वाला है इससे मुतालिक कुछ सवाल आप करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरात भी नोट कर लें और सवालात भी तैयार रखिए। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट में होने वाले SSC 2015 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में शाहीन आरा साहिबा मौजूद हैं जो एग्जामिनेशन और हिंदी एक्सपर्ट है। आपका ताल्लुक़ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी से है लेकिन आप काफ़ी ज़माने से हैदराबाद दक्कन में बहैसियत हिंदी एक्सपर्ट की अपने खिदमत अंजाम दे रही हैं। बहुत सारे स्कूल्स में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है। फ़िलहाल आप सुल्तानुल उलूम स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों ब्रेक में जाने से पहले हमने गुफ्तगू की कि इस तरीके का पैटर्न बनाया गया है मार्क्स के ताल्लुक़ से, सिलेबस क्यों तेलंगाना स्टेट में चेंज किया गया, उसके बाद प्रिपरेशन जो करना है बच्चों को और घर का माहौल किस तरीके से रखना है एग्ज़ाम से पहले, इन तमाम नुकात पर हमने गुफ्तगू की। हम एक अहम सवाल पर मैडम से राय चाहूँगा कि अक्सर कभी एक फैमिली में 2-3 या उससे भी ज़्यादा लड़के या लड़कियाँ अलग अलग पेरेंट्स की एक ही फैमिली में होते हैं। 10th का एग्ज़ाम इसी साल देने वाले होते हैं। इस टाइम पर अपने वालिदैन, बेशक हर वालिदैन ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इस वजह से वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने बच्ची का या बच्चे का दूसरों से। मैं चाहूँगा मैडम से इस पर कि आप क्या सोचती हैं इस पर और क्या आप मशवरा वालिदैन को या ख़ुद बच्चों को भी देना चाहेंगी इन हालात में? जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स अगर कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों के दिमाग में जल्दी बात आ जाती है। बच्चे कभी कोई पेपर तो लिख कर आते हैं तो उसका पेपर थोड़ा सा हार्ड जाता है, वहीं बाजू में तो मालूम होता है कि अरे चाचा की लड़की ने अच्छा लिखा है, पप्पू के लड़के ने अच्छा लिखा है, इस तरह से लिखते उनके एग्जाम्पल से तो उसी टाइम में फौरी अपने बच्चे को दे देते हैं। तो इस तरह से नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे वहीं पर नर्वस हो जाते हैं और जो कल उनको पेपर देना है उसके स्टडीज़ की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि पेरेंट्स तो कंपैरिजन करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। और एक कंपैरिजन ये भी आप बताते चलेंगे कोई बच्चे का IQ लेवल जैसा आपने बताया कि कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। बिल्कुल, बच्चों का IQ लेवल, कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिल्कुल मीडियम से भी लो मीडियम होते हैं। तो वो जो लो मीडियम रहता है या कम से कम पढ़ने वाला होता है तो उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर होता है और वो बच्चा है तो पास होने के रास्ते पर रहता है तो वो फेल होने के कगार पर लग जाता है अगर कंपैरिजन करे तो, और उस तरह से बीमार भी हो जाता है, नर्वस भी हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एवरेज बच्चों के ऊपर भी असर होता है इस तरह से, तो बिल्कुल ये अपने पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए और ये साथ में रहने वाले उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। अक्सर रिश्तेदार भी हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा करके आया, उनके बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता था, इस तरह से उसको गिराने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये बहुत गलत है। जी हाँ, हमारी तारीफ भी जो है इस तरीके से की जाए कि सामने वाले को कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से तारीफ हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गिराने के ताल्लुक से। जी, उसे गिराना भी नहीं चाहिए और साथ में थोड़ा सा उसको एनकरेज भी करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज का पेपर आपको टफ गया है, कल का पेपर अच्छा जाएगा, इस तरह से रखना चाहिए। जी, एग्ज़ाम से पहले का जो है प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, मैं
शाहीन आरा मैडम से जानना चाहूँगा कि आप इस पर क्या हाँ, कहेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जी 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 आप मॉर्निंग में ज़रा जल्दी तो उठ ही जाते हैं क्योंकि हैबत के मारे आपको नींद नहीं आती जी, है। जी। एग्ज़ाम जाने से पहले आपके पास सारी चीज़ें एक दिन पहले आपकी पेंसिल है, कंपास बॉक्स है, स्केल है, आपके पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए। रेड पेन का इस्तेमाल जनरली नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। आपको अगर अंडरलाइन करना है तो आप हाईलाइट करना है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, आपके ब्लू पेन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरी चीज़ें जो है आपके अपने पास होना चाहिए क्योंकि आप जाते हैं पीछे किसी से मांगते हैं, बाजू में किसी से मांगते हैं और उतने में आपके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आते हैं और आकर आपको डांट देते हैं या आपकी प्लेस चेंज कर देते हैं, उससे आप नर्वस हो जाते हैं। ये चीज़ों का पहले ध्यान रखना चाहिए। सेंटर पे आधे घंटे से पहले पहुंचना चाहिए, नंबर वगैरह देख लेना चाहिए और क्लास में जाने के बाद बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, कांपते हैं, जी, जी। पसीना आता है, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पुरसुकून होना चाहिए क्योंकि हम लोग हमेशा एग्ज़ाम लिखे रहते हैं। ये सोचना चाहिए कि हमेशा तो लिखते ही आए हैं, उसी तरह से ये एग्ज़ाम है। जिस आप तरह इस- स्कूल्स में लिखते जैसे आए हैं स्कूल उसी में लिखते तरीके आ से। रहे हैं, वो सिर्फ प्लेस चेंज हुई है। ठीक है। उतना सोचेंगे आप, ये सोचेंगे आप तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप तो पेपर को आराम से लिख सकेंगे। जी जैसे आपने आधा घंटा पहले जाने के लिए एग्जाम जी, सेंटर पे बिल्कुल, कहा है, वो उसी बहुत तरीके से ज़रूरी एग्जाम सेंटर भी अगर मालूम करना है तो एक दिन पहले ही एक दिन पहले मालूम करना ज़रूरी रहता है। कहाँ पर है। कहाँ पर है ये मालूम कर लेना तो हमारा थोड़ा दिमाग को तो सुकून मिल जाता है कि हाँ देख लिया है हमने। जी जी इस तरह से मान लीजिए मैडम कोई एक बच्चे का कोई एक पेपर जो है वो खुदा न खास्ता फर्स्ट ही पेपर उसका अगर अच्छा ना गया हो जी तो फिर उसको किस तरीके से डील करना है हाँ, फर्दर बिल्कुल पेपर। फर्स्ट पेपर उसको अच्छा नहीं गया है तो घर पर जाके उसका टेंशन पूरे 11-12 दिन जितने भी दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं उतने उस पर नहीं रखना चाहिए। आज का हमारा पेपर ठीक नहीं गया है, ठीक है, अब इसको पढ़ना चाहिए था, मैं यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, मुझे आता था, तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा। फ़ोन पर आजकल हमारे पास जो हो गया है फ़ोन जी, जी। उसके ऊपर जो बच्चे लग जाते हैं वो सब भूल जाना चाहिए और कल के पेपर के लिए आप बिल्कुल ध्यान से, जो आज हो गया सो हो गया, कल के पेपर में आज की जो कमी है कल के पेपर में आने वाले पेपर में उसे पूरी करना चाहिए। बेशक इससे ये जैसे आपने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता कुछ मार्क्स आज के पेपर में कम मिले हों जी हाँ। तो फिर आप दूसरे पेपर में दूसरे उसको पेपर में उसे पूरा ज़्यादा करने से की ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और मैं ये कहूँगी बच्चों को कि पूरे जितने भी 40 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब्जेक्ट वाइज तो सारे के सारे पेपर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहिए कि इसमें से मुझे एक आता मैं एक ही करूँगा, दूसरा नहीं करूँगा। जो बेस्ट आता है आपको उसे पहले सॉल्व कीजिए और जो नहीं आता या कम आता है उसको बाद में सॉल्व करने की कोशिश ठीक कीजिए। है। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और कुछ ना कुछ ज़रूर लिख करके इस जरूर वक्त जरूर आए। लिखकर, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कुछ तो भी ज़रूर आता है, पहले से आपको प्री नॉलेज रहता है, पहले से आप कभी तो भी पढ़े हुए 8-9 में पढ़े हुए रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका पहला पेपर या फिर पेपर 2 या पेपर 1 जो भी होता है अगर वो अच्छा ना गया हो तो जैसा मैम ने फरमाया है कि दूसरे पेपर्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैडम ख़ासकर तेलंगाना की जब हम बात करें तो इमीडिएटली अगर रिजल्ट्स के बाद एक आध महीने के अंदर इंस्टेंट एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं जी तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पेपर में फेल हो गए हैं तो जल्दी से वहाँ कवर कर सकते हाँ, वैसा भी हो सकता है। हैं। जी तो इस तरीके से आपको डील करना है, परेशान हरगिज़ नहीं होना मुझे है। ऐसा लगता है कि आगे हम इंस्टेंट में देंगे या हम एक पेपर छोड़ देंगे हमारा परसेंटेज बढ़ाएंगे। जनरली बच्चे एक पेपर छोड़ देते हैं और कहते हैं हम बाद में देंगे तो हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पहले एग्ज़ाम में ही पूरी तैयारी रखना चाहिए जी क्योंकि पहले एग्ज़ाम में पास अगर होते हैं तो आपके पास मार्क्स अब तो जैसा कि मैम बहुत कम वक्त बचा है, बचा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चों ने 1-2-3 पेपर्स की तैयारी ना की हो तो इन हालात में उनको अगले पेपर्स की तैयारी करते हुए इंस्टेंट में उसको क्या वो कर सकते हैं? जो बच्चे तैयारी नहीं की है उनके मुतालिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन अब जिसने इतने दिन से तैयारी नहीं की है वो बाद में क्या तैयारी करेंगे, ऐसा भी एक मसला हो जाता है। जी जी कोशिश करके देखें क्या जी। होता है। बिल्कुल बेशक जैसा हमको हमेशा से तैयारी करनी थी लेकिन बहुत बेहतरीन बात बताई है कि अब तक तैयारी नहीं की है तो फिर रिजल्ट्स के बाद एक आध महीने में आप क्या तैयारी करोगे। बहरहाल करना है, इंस्टेंट भी आपको दे सकते हैं तो आपका 1 साल उसमें बच जाता है। मैडम चूँकि हिंदी एक्सपर्ट है तो हिंदी से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हिंदी से क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी जो मात्राएं हैं
इनका बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। मैं सबसे पहला सवाल मैम से ये करना चाहूँगा कि अभी वक्त बहुत कम बचा है, 2-3 दिन ही बचे हैं हिंदी पेपर के लिए। क्या मात्राओं को समझने के लिए इन शॉर्ट कोई तरीक़ेकार या ट्रिक आप बता सकती हैं हिंदी के लिए? नहीं, अब टाइम इतना कम बन रह गया है कि अब इसको आप अगर आप आंसर लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो वहाँ पर मात्राओं का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो वहाँ पर मात्राओं का ज़्यादा, ऐसे शब्द जिसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है। अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मात्राओं की अगर गलती आती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मेरे ख्याल से अब इतना कम रहा, और अगर मात्राओं को अगर समझाते बैठेंगे तो बच्चे हैं तो हर आंसर के साथ उसकी मात्रा के ऊपर स्टडी करने लगे। जी जी। तो अब बहरहाल सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया फिलहाल, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं बचा है कि मात्राओं पे हम उतना कंसंट्रेट करें। बहरहाल आपको जो आता है उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें। जी। हिंदी पेपर का कुछ पैटर्न के ताल्लुक से आप बताना चाहेंगी कि क्या, किस तरीके से, क्या कौन से आसान चीज़ें होंगी बच्चों के लिए, इस पर आप ज़रा। वैसा अगर देखा जाए तो हिंदी का पेपर अगर आप खोल के देखते हैं तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखता है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गई, थोड़ी हार्ड हो गई, जो बच्चों को याद करने में ज़रा मुश्किल होती है। इसकी वजह क्या क्या है? कुछ संस्कृत वर्ड्स इसमें मिला दिए गए हैं, क्या है? संस्कृत वर्ड ऑलरेडी, अब हिंदी को संस्कृत की बेटी कहते हैं, हिंदी को संस्कृत को हिंदी की माँ कहते हैं। तो जाहिर है तो संस्कृत से ही सारी लैंग्वेजेस बनती आई हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज भी है और कुछ हमारे पास के फारसी वर्ड्स भी आ गए हैं। अच्छा, और कुछ है तो बोली भाषाओं के जो आते हैं स्टेट्स में या इलाकों में जो बोली जाती हैं, तो वैसे भाषाओं का भी इस्तेमाल हुआ है। तो आप तो कोई वर्ड्स ऐसा घबराना नहीं है, स्पेशली ज़रा संस्कृत में जो वर्ड्स आते हैं वैसे शब्दों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसे लिखने की और बनाने की कोशिश करते हैं। याद तो रहता है लेकिन वो बनाने ही नहीं आता है उन्हें। तो आप तो अगर आंसर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर का अगर पूरा मैटर आपको मिल जाता है तो आप आसान लफ्ज़ों में भी उसे लिख सकते हैं। जनरली 4 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क कटता है या फिर 1.5 मार्क कटता है, तो हो सकता है 2 मार्क्स कट जाए, लेकिन आपको आंसर के पूरे आंसर मार्क्स ज़रूर मिलते हैं, 4 मार्क्स तक ज़रूर मिलते हैं अगर आप पूरा आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी में उमूमन जो है होता है, तो मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि अब जो फर्स्ट पेपर होगा या सेकंड पेपर होगा, इसके मुतालिक भी आप थोड़ी रोशनी डालते चलें कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है बच्चों को? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेकर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेना चाहिए और शेड्यूल बना लेना चाहिए। क्या कुछ आंसर डिटेल में लिखना है, कुछ शॉर्ट में लिखना है, तो हमको कितना एक आंसर के लिए कितना टाइम देना है, तो वो पहले नहीं बनाना है। लिखते लिखते ही हम अगर जैसे कि सेक्शन नंबर 1 है उसमें 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के हैं, तो उसे वो 4 आपको करना है, तो आप उसके लिए कितना टाइम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो टाइम आप पहले से एक आंसर के लिए इतना टाइम डिवाइड किए, वही आंसर वही लेवल में आपको 4 आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर लिखते समय आपको कुछ 1-2 लाइन से 1-2 सेंटेंस याद नहीं आते और वो लास्ट में याद आ जाते हैं आपको, तो आप क्या करते हैं, टू बी कंटिन्यू पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 या आंसर नंबर 1 का आंसर है तो डिटेल दूसरे पेज पे लिखते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से वहाँ पर देखिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए आप तो जो नीचे एक आंसर खत्म होने के बाद आप जो लाइन मारते हैं, आप लाइन देते हैं, उस समय थोड़ा सा ऊपर उसको अगर एक लाइन का आप 2-3 लाइन छोड़ दे तो आप आपके याद आए हुए जुमले वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइम प्लान करके लिख लेना फर्स्ट सेक्शन। और सेक्शन सेकंड है कि 8 पंक्तियों में उत्तर लिखो। बच्चे 8 पंक्तियों में उत्तर लिखना है तो क्या करते हैं, उसके लिए 6 मार्क्स है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 8 पंक्तियों में लिखना है तो नंबर 1 पंक्ति, नंबर 2 तो इस तरह से 8 पंक्तियां कर देंगे। 8 पंक्तियों में सिर्फ आधा आंसर आता है। जी जी। हाँ, तो आधा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो पूरा आंसर लिखिए। 8 पंक्तियों से अगर 12 भी पंक्तियां हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा भी अगर आंसर कंप्लीट होना चाहिए, 8 में लिखिए या 10 में लिखिए, आंसर तो मैं वो आपसे पूछना चाह रहा था कि शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, वेरी शॉर्ट भी होते हैं, फिर ऐसे टाइप होते हैं। आपने भी बहुत सारी वक्त एग्जामिनेशन के पेपर करेक्शन के लिए गई हैं, आप क्या चाहती हैं कि एक बच्चा शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में और फिर ऐसे में कितना लिखे और क्या कुछ लिखे, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, कितने लाइन्स होना चाहिए?
तो जैसे कि बताया गया, अगर वो कहता है कि 8 पंक्तियां लिखिए, तो 8 पंक्तियों में कभी कभी आंसर हमको Complete पूरे नहीं होता। नहीं मिलते। जैसे अब कविता अगर कोई देते हैं, बाट की पहचान एक कविता है, अगर बाट की पहचान कविता में हमको 8 पंक्तियों में अगर सारांश लिखो बोले या एक क्वेश्चन का आंसर लिखो बोले तो उसमें नहीं आता है। वो आंसर को थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखना चाहिए। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन है तो आपके रीडर में छोटा रहता है, आंसर में छोटा रहता है, लेकिन आंसर उसको अगर मार्क्स के हिसाब से आपको एलाबोरेट करना पड़ता है, तो आंसर कम से कम अगर 8 पंक्तियां मिले तो अब जी। नो और कंप्लीट उसमें जो पूछा गया है उसको कम से कम पूरा होना चाहिए। लिखना और उसके चाहिए। लिए जरूर 8 से ज्यादा पंक्तियां, रीडर की जो पंक्तियां होती है करीब करीब होती है, और आप जो लिखते हैं तो आपकी एक पंक्ति में 4 वर्ड जी। भी आगे तो बहुत हो जाते हैं। जी। जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी जैसा मैम ने बताया है, फिर किस तरीके से आपको लिखना है, एस्से में कितना लिखना है, शॉर्ट में कितना लिखना है, वेरी शॉर्ट में कितना लिखना है, इस पर भी हमने गुफ्तगू की। बहरहाल जो भी लिखें कंप्लीट उसमें उस आंसर के बारे में जो वो पूछता है उसके बारे में ज़रूर आप लिखने की कोशिश करें। कितने लाइंस वहाँ पे दिए गए हैं इस पर आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, और टाइम शेड्यूल जैसा मैम ने बताया है ज़रूर फिक्स कर लें कि एक आंसर के लिए हम इतना टाइम वहाँ पर लगाएंगे। मेरा अगला सवाल मैम से होगा कि हिंदी में पास होने के लिए आप क्या देखती हैं आज के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कि किन चीज़ों को अगर पहले लिख लें तो कम से कम पासिंग मार्क्स आ सकते हैं बच्चे को। इस पर मैं मैम से चाहूँगा हिंदी के पेपर के लिए ख़ासकर किन चीज़ों को लिख लेने से सबसे पहले एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर लें ताकि वो कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएँ। जी मैम। पेपर अटेम्प्ट करते पेपर पढ़ते समय ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा आंसर अच्छी तरह से आता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन कहते हैं, तो उस तरह से फर्स्ट आंसर जो आपको अच्छा आता है उसे आप अच्छी तरह से लिखिए। लिखते समय कहीं एक मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग एक ब्रैकेट बनाते हैं, पेंसिल से लाइट ब्रैकेट बनाते हैं और उसके ऊपर रॉन्ग बोल कर निशाने डालते हैं, तो वो नहीं डालकर आप वहाँ पर एक पेन से एक लकीर मार दे, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि करेक्शन करने वाले झल्लाए जाते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में कभी कभी बच्चे बहुत सारे वैसे ब्रैकेट्स बना देते हैं, तो उसका कभी कभी असर पड़ जाता है। बिल्कुल एक लकीर मार देनी चाहिए। एक लकीर मार दिए तो वो सही। तो पहले जो आंसर आता है उसे पहले आप लिख दीजिए। उसके बाद है तो जो उस बेस्ट सेकंड आता है उसे, तो जो पहले आते हैं उसे अच्छी तरह से लिखिए। पेपर सॉल्व करते समय आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन नंबर जो डाला जाता है वही सेक्शन नंबर डालना चाहिए, और वही बिट नंबर भी वही डालना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए सेक्शन सेकंड में थर्ड आंसर पहली बार लिख रहे हैं तो सेक्शन 3 और थर्ड पहले डालना। बच्चे जो हम लोग खुद सॉल्व करते हैं, बच्चे अगर सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट सेक्शन डाल देते हैं, अगर बिट नंबर 3 अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 1 डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया गया है वही नंबर डालकर आप ऑर्डर में आगे पीछे जैसा भी आपको आता है उस तरह से आप सॉल्व करते रहिए। पहले हिंदी में किन चीज़ों को लिख लें तो ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं या आसानी से आ सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, ग्रामर, बच्चे तो ग्रामर या चूज द करेक्ट आंसर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है। उसको भी आपको करना चाहिए, लेकिन थ्योरी को अगर आप इम्पोर्टेंस दें तो अच्छा है, क्योंकि जो भी आप चूज द करेक्ट या करेक्ट चुनकर लिखिए उसको सिर्फ आप अंदाजे से लिखते हैं। ठीक है। तो उसमें जनरली बच्चों के जिसको अच्छा आता है वो तो अच्छा लिख देता है, लेकिन एवरेज बच्चा जो होता है वो बहुत सारे आधे आंसर्स उसके अंदाजे पे रहते हैं। तो पहले तो लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स लिखकर खासकर हिंदी के लिए इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड जो है जी सही आंसर चुनकर लिखिए। अच्छा, एक और अहम बात, उसमें भी अहम बात यह है कि आप नंबर वही डालें, और आप वहाँ पर उसने क्लियर लिखा है कि सही आंसर चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो उत्तर में उनको शब्द ही लिखना है। जैसे कि 18 नंबर है, 18 का आंसर सी है तो 18 के आगे सी लिख देते हैं। हाँ, वैसा ना लिखे तो ठीक है, नंबर के आगे आंसर डाले तो अच्छा रहेगा। एक अहम चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि हिंदी को अगर ले लें, खासकर सिर्फ हिंदी की बात, तो पिछले साल के सिलेबस में और इसमें क्या ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया है, और क्या एग्जाम पैटर्न में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया? डिफरेंस मतलब यही है कि पहले पढ़े हुए लेसन तो आए ही नहीं है, बिल्कुल पूरे नए लेसन है। अच्छा, कम्प्लीटली नए लेसन नए हैं, और राइटर्स है सेम, और वो भी अच्छा ही था, उपदेशात्मक जिसको कहते हैं, और ये भी वैसी है। लेकिन पहले के बहुत ज़रा लॉन्ग आंसर्स वगैरह हुआ करते थे, लेसन बहुत लॉन्ग हुआ करते थे। अब उतने लॉन्ग नहीं है, लेकिन भाषा थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो गई, लैंग्वेज थोड़ी सी और भी उससे भी ज़रा हाई हो गई।
दोस्तों वक्त की कमी है, मैं जल्द से जल्द एक दो सवालात करना चाहूँगा मैम से जैसा मैंने फरमाया इससे पहले कि मैम करेक्शन भी करती हैं 10th SSC एग्ज़ाम्स के पेपर्स, तो उसमें आप क्या गलतियाँ महसूस करती हैं, बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं पेपर में, एक बार आप सरसरी उस पर भी रोशनी डालते चले। जल्द से जल्द आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं सेकंड पेपर में या फर्स्ट पेपर में, जो आते हैं क्वेश्चंस उसमें है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में बच्चे अब लेटर लिखना है तो प्रिंसिपल को लेटर या प्रधान अध्यापक को लेटर बोले तो डायरेक्ट प्रधान अध्यापक जी बोल के शुरू कर देते हैं, या प्रिय प्रधान अध्यापक जी भी लिख देते हैं, प्रिय प्रधान अध्यापक जी। तो जैसे कि आपका स्कूल का नाम होना चाहिए और जहाँ तक होना चाहिए, हाँ, हिंदी की बात है तो माननीय महोदय होना चाहिए, इस तरह से। तो पहले हमारे स्कूल का नाम, फिर प्रधान अध्यापक, फिर स्कूल, फिर हैदराबाद वगैरह जो भी आपका सिटी है, फिर उसके बाद है तो माननीय महोदय, फिर उसके बाद विषय, और फिर उसके बाद आपको क्यों छुट्टी चाहिए, इस तरह से लिखकर उसके नीचे आपका विद्यार्थी, आपका आज्ञाकारी वगैरह लिखकर आप XYZ या 3 क्रॉस डाल सकते हैं। इतना डालने नाम के नहीं बाद नाम नहीं लिखना है, ठीक है। इतना डालने के बाद आंसर के ऊपर राइट साइड में आपको अपने शहर का नाम और डेट डालना कंपलसरी रहता है। तो स्टेप जो 1 2 3 4 5 स्टेप्स बनते हैं, तो इनको मार्क्स होते हैं। बीच में का जो मैटर है वो मैटर आपने गलत लिखा या सही लिखा, या आपका जो मकसद पूरा होना था उसमें हो गया था, तो उसके मार्क्स से तो थोड़े बहुत कटते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर है तो डेट नहीं लिखेंगे या ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल को आप सही तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे तो उसमें आपके मार्क्स कटते हैं। अभी मैम ने लेटर का तरीका बताया। इस प्रोग्राम को कल हम 11:30 से 11:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। लोग इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, खासकर SSC के बच्चे, और किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ डालनी है वो देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे सवालात थे, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। बहरहाल आज मैम के जो नज़रियात थे ये मैं आपका उसका खुलासा करता चलूँ कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन ना दें, खासकर माँ बाप, और घर का माहौल पुरसुकून बनाए रखें। और एक अहम चीज़ मैम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करनी है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बार बार ना हाँ बिल्कुल नहीं, कि बच्चे तो घर जाने के लिए घबराते हैं या स्कूल में आते ही जैसे भी लाइट चली जाती है इतना डर जाते हैं कि डर के मारे उनको पसीना आ जाता है। और एग्जाम के लिए तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक बच्चों के एग्जाम्स खत्म नहीं होते तब तक पावर कट मत कीजिए। जी, ये मैम ने भी दरख्वास्त की, हम भी दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि पावर कट ना होने दे, और माँ बाप से दरख्वास्त है कि घर का माहौल पुरसुकून बनाए रखें, और बच्चों से दरख्वास्त है कि आप जिस तरीके से हमेशा से एग्ज़ाम्स लिखे हैं इसको भी उसी तरीके से एग्ज़ाम लिखिएगा। खुदा न खास्ता एक आध पेपर आपका रह जाता है तो इंस्टेंट जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप कंप्लीट उसको कर सकते हैं। वालिदैन हरगिज़ अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत करें, जैसा मैम ने फरमाया है कि वो फिर डिप्रेस्ड हो जाएंगे या फिर आगे के जो पेपर्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे। मुझ पर वाजिब है मैं शाहीन आरा मैम साहबा का मैं शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इन फ्यूचर में भी जब कभी आपको हम मदद करें आप ज़रूर साथ दीजिएगा। इस किस्म के हम प्रोग्राम ज़रूर करते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि दोस्तों कल नज़रियात में हम डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हर सुबह में रंग भरने हम आएंगे, एक ऐसा शो जो आपको एंटरटेन, इन्फोटेन